अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान डिजिटल नर्सिंग एकेडमी। आज है लिपनकॉट और केडज़म का एक चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ड्रग्स। लिपनकॉट का है चैप्टर नंबर 41 एंड केडज़म का है चैप्टर नंबर 20। यूएचएस के करिकुलम के अकॉर्डिंग यहाँ से आने हैं 4 एमसीक्यू और एक एससीक्यू। सो कुल मिला के 9 नंबर का पेपर यहाँ से आना है और दिस इज़ वेरी शॉर्ट चैप्टर। तो आप यहाँ से कुछ भी ना मिस करें और 8 में से कम 7 और 8 नंबर 9 में से आपको लेने चाहिए यहाँ से। इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल चंक्स और आपको हर पार्ट मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अगर कोई पार्ट आपको आता है तो उसको स्किप करके दूसरा भी कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप पूरा चैप्टर ही पढ़ लें। और स्लाइड्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी इसकी। तो स्लाइड अगर आप करें तो आपको लिपनकॉट केडज़म कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एमसीक्यू सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 4 डिजीज़ है जिसके ड्रग्स हमने पढ़ने हैं। एक है अस्थमा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। फिर है COPD और एलर्जिक राइनाइटिस और कफ के भी कुछ शॉर्ट से ड्रग्स इन लोगों ने दिए हैं, बट स्किप कुछ भी नहीं करना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अस्थमा या COPD के आएगा, हो सकता है कि आपको बोले कि कफ़ के ड्रग्स बताए हमें, तो कुछ भी मिस नहीं करना है इसमें से, ठीक है। इस फर्स्ट लेक्चर में हम इसका ओवरव्यू करेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया पहले ही कि 4 हमने पढ़ने हैं डिजीज़, जिसमें से एक था हमारा अस्थमा, इसके ड्रग्स पढ़ेंगे। COPD के ड्रग्स पढ़ेंगे। COPD मीन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसऑर्डर। उसके बाद एलर्जिक राइनाइटिस के ड्रग्स पढ़ेंगे। और एंटीट्यूसिव ड्रग्स पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ड्रग्स फॉर कफ, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो यहाँ के ड्रग्स है, जो मेन कैटेगरीज़ है ना, उनमें से 2 कैटेगरीज़ हैं। नंबर फर्स्ट इज़ ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड नंबर सेकंड इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो हम क्लासिफिकेशन में हम फिर क्लासीफाई करेंगे कौन से ब्रोंकोडाइलेटर्स है, कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और MCQ में भी ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ड्रग एंटी इन्फ्लेमेटरी है या ये ड्रग एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स डिफाइन दिस सिंपल टर्म्स। अगर किसी को इसमें इशू है तो वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अस्थमा क्या है। अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक disease which is characterized by episodic reversible bronchospasm। एपिसोडिक मीन कि हर टाइम नहीं होगा, कभी कभी आएगा, हो सकता है दिन में एक बार आए, हो सकता है हफ्ते में एक बार आए, हो सकता है महीने में एक बार आए। रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पैज़म मीन कि वो परमानेंट नहीं होगा। ब्रोंकोस्पैज़म होगी लेकिन कुछ टाइम के लिए होगा, हो सकता है 5 मिनट के लिए हो सकता है 20 मिनट के लिए, हो सकता है 1 घंटे के लिए हो, लेकिन रिवर्सिबल दोबारा फिर वो ठीक होगा। ब्रोंकोस्पैज़म का मतलब है कि सडन टाइटनिंग ऑफ द चेस्ट और सडन टाइटनेस ऑफ द ब्रोंकाई के जो है डायमीटर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू इट्स सडन नर्विंग, ठीक है। अच्छा, क्रोनिक है। दूसरी बात इन्फ्लेमेटरी है, मीन कि यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के जितने भी सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे हमें शो होंगे। दूसरी बात एयरवे के डिजीज़ है, मीन रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है। इसको ट्रिगर्स कौन से, कौन सी चीज़ इसको मतलब इसकी कॉजेज़ क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ इसको अवेक करता है। उसमें सबसे फर्स्ट है एलर्जेंस। कोई एलर्जन है, आपको डिपेंड करता है उस इंसान पे कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, ठीक है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स अवेक हो सकता है। कोल्ड ईयर है या कोई इन्फेक्शन है सच एज वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनकी वजह से अस्थमा के अटैक्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। फिर है COPD इज़ क्रॉनिक एज वेल, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन अस्थमा एंड COPD इज़ रिवर्सिबिलिटी। अस्थमा इज़ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पैज़म, ऑन द कंट्री COPD इज़ इरिवर्सिबल ब्रोंकोस्पैज़म, ठीक है। यूजुअली ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्मोकिंग। इसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले वाला कॉज हमारे पास है इम्यून डिसऑर्डर या IgE मेडिएटेड इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। बट यहाँ पे
COPD का मेन कॉज क्या है? लॉन्ग टर्म स्मोकिंग। स्मोकिंग के साथ आप जो डस्ट वगैरह है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, उनमें भी ये हो सकता है। ठीक है। इंक्लूड एम्फीसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आपको पता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा क्या है। कुल मिला के बात ये हुई कि नैरोइंग ऑफ द एयरवेज होंगी, इसमें रिवर्सिबल होगी, इसमें इरिवर्सिबल होगी। ठीक है। इसमें एक बार एक एयरवे आपकी नैरो हो गई तो वो दोबारा से वाइड हो नहीं होगी। ठीक है। उसको हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई ड्रग्स दे के कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसकी इरिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ब्रोंकोस्पेज़म आपको मैंने बता दिया कि सडन नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकाई, sudden tightness of the chest. Bronchodilators are the drugs which dilates bronchi. ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्या है? ये ब्रोंकियल मसल जो है ना, स्मूथ मसल्स है ना उधर, उनकी कंट्रैक्शन को ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन कहते हैं। साबा और अच्छा 4 किस्म के ड्रग्स होते हैं असल में, आप क्लासिफिकेशन में उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं शॉर्टली बता देता हूँ। साबा होता है, एक लाबा होता है। जो साबा होता है ना, इसको कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ए से एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट नहीं है, इसमें 2 का नहीं करना। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। लाबा होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ये बीटा 2 एगोनिस्ट है जो कि आप लोगों ने एनएस में पढ़े हैं, और ये भी बीटा 2 एगोनिस्ट है, लेकिन इसका ऑनसेट शॉर्ट होगा, इसका ऑनसेट लॉन्ग होगा। ठीक है। फिर है हमारे पास दूसरे भी है, कुछ लामा है और सामा है। ठीक है। तो वो है हमारे पास एक लामा। अब ये एंटागोनिस्ट है, ये क्या है? मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट। अच्छा, एएनएस में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं ना, उसकी सिम्पैथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट आते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट में ब्रोंकोडाइलेशन इज़ वन ऑफ द सिम्पैथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट। तो अगर हमने ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करनी है, हमने क्या करना है? ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करनी है, तो हम क्या देंगे? सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग देंगे ना। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कौन सी है? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, जो मैंने कहा बीटा 2 एगोनिस्ट। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट कॉज करता है, मीन की ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हमने पढ़े थे कि कुछ अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेंगे, मतलब उनके इंटैगोनिस्ट देंगे, सिम्पैथोलिटिक इंटैगोनिस्ट हम दे देते, तो फिर क्या होगा हमारे पास? फिर ब्रोंको डायलेशन तब भी होगी। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है। तो वो ड्रग्स जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करेंगे उनको हम कहेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, लेकिन जो इस कंस्ट्रक्शन को ब्लॉक करेंगे उसको हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटो एंटागोनिस्ट कहेंगे या पैरासिम्पैथोलिटिक्स कहेंगे। अब पैरासिम्पैथेटिक में हमने मस्करीनिक और निकोटिनिक पढ़ा था। ठीक है, दोनों रिसेप्टर्स थे ना, मस्करीनिक थे और निकोटिनिक थे। तो जो ड्रग मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को करेगा ब्लॉक, उसको क्या कहेंगे? मस्करीनिक इंटैगोनिस्ट कहेंगे। उसमें भी 2 टाइप है, एक लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक इंटैगोनिस्ट है, कुछ शॉर्ट टर्म मस्करीनिक इंटैगोनिस्ट है। तो जो लॉन्ग टर्म है वो उसको लैमा कहेंगे, जो शॉर्ट टर्म मस्करीनिक इंटैगोनिस्ट है उसको हम सामा कहेंगे। ठीक है। सो 2 बात याद रखिए, बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे और मस्करीनिक इंटैगोनिस्ट देंगे। ठीक है। इसमें ओके। ICS इज़ इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड के टाइप्स होते हैं, कुछ IV होते हैं, कुछ ओरल होते हैं, कुछ इनहेल्ड होते हैं, बट जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें फ्लोटिकासोन और बिक्लोमेथासोन आते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने के। ICS स्टैंड फॉर इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड। लामा इज़ लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक इंटैगोनिस्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे, टाइट्रोपियम वगैरह। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, दिस इज important steps in the pathophysiology of asthma
मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कितने थे? ये हिस्टामिन थे, ल्यूकोट्राइन्स थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे, ये सारी चीज़ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ओके तो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, आईजी इज़ द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो कि मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, और हमें पता है कि अस्थमा इज़ आल्सो एन एलर्जिक डिजीज़। सो यहाँ पे जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगी वो आईजी होगी। तो अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो आप लोगों ने आईजी को करना है। Okay, phosphodiesterase, this is enzyme which convert CAMP into AMP. CAMP is what? Cyclic AMP. This is converted into AMP by phosphodiesterase. ठीक है, तो होगा क्या? Inhibiting phosphodiesterase raises CAMP and it will leads to bronchodilation. CAMP क्या करता है? CAMP करता है bronchodilation. अब अगर कैम्प होगा, कैम्प का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ब्रोंकोडाइलेशन होगी, अगर कैम्प का अमाउंट कम होगा तो ब्रोंकोडाइलेशन नहीं होगी। सो वो एंजाइम जो कैम्प को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि है एएमपी, वो एंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइस्टरेज। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक करें तो कैम्प का लेवल बढ़ जाएगा। कैम्प का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ब्रोंकोडाइलेशन होगी। उन ड्रग्स को हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स, PDE2 इनहिबिटर्स कहते हैं हम इसको, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ल्यूकोट्राइन्स दिस इज़ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। स्टेटस सिस्टमैटिकस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिफिनीशन में आ सकता है। डिफिनीशन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ स्टेटस सिस्टमैटिकस। जो हम कहते हैं कि अस्थमा का अटैक्स, अस्थमेटिक अटैक्स को एक्चुअली स्टेटस सिस्टमैटिकस कहते हैं, जो कि अस्थमा के अटैक्स आते हैं जिसमें सडन नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकाई होते हैं, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसमें हाइपोक्सिया हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेटस सिस्टमैटिकस। दिस इज़ सीवियर प्रोलॉन्ग अस्थमेटिक अटैक अनरिस्पॉन्सिव टू यूजुअल ब्रोंकोडाइलेटर थेरेपी एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। एक होता है कोई शॉर्ट अस्थमेटिक अटैक आ गया जो कि ठीक हो गया, तो उसको स्टेटस सिस्टमैटिकस नहीं कहेंगे। वो अटैक जो कि सीवियर हो और उसका कुछ ड्यूरेशन है, आई थिंक सो 30 मिनट है या 15 मिनट है, अब मैं कन्फ्यूज उसमें 15 है या 30 मिनट है, उससे अगर अटैक बढ़ जाए और वो टिपिकल ब्रोंकोडाइलेटर थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं करता, उससे ठीक नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेटस सिस्टमैटिकस कहेंगे। टैकीफाइलैक्सिस इज द एक्चुअली इट इज़ अ रेजिस्टेंस which is characterized by the loss of responsiveness to a drug after a repeated dose। अगर हम बार बार कोई डोज दे रहे तो वो रिसेप्टर किसी टाइम पे आके वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, वो फिर उस ड्रग को रिस्पॉन्सिव नहीं करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? टैकीफाइलैक्सिस। FEV1 is a forced expiratory volume. This is not too much important. Oropharyngeal candidiasis. Candidiasis is the type of fungal infection caused by Candida albicans, जिसको हर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओरल कैंडिडियासिस और दूसरा होता है जिनाइटल कैंडिडियासिस, ठीक है। तो इसको कॉमन इंग्लिश में उसको थ्रश भी कहते हैं, ठीक है। और ये है, अब ये MCQ में पूछ सकते हैं, आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, बट ये मैंने इसलिए इधर डाला हुआ है ताकि आप लोगों को याद हो, क्योंकि फिर मिक्स हो जाते हैं बाद में, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक एडवर्स इफेक्ट है ओरल कैंडिडियासिस। एडवर्स इफेक्ट है ओरल कैंडिडियासिस। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक एडवर्स इफेक्ट है ओरल कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश। अगर आपको कोई सिनेरियो गिवन है कि एक पेशेंट आया है, उसके माउथ में वाइट पैचेस बने हुए हैं, वो अस्थमेटिक पेशेंट है और उसके माउथ में क्या है? और वाइट पैचेस है, तो आप समझ जाना कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ओरल कैंडिडियासिस कॉज्ड बाय इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा इज़ द रिबाउंड नेजल congestion. Congestion is actually the swelling of the inflamed blood vessels and the hypersecretion of mucus. उसको क्या कहेंगे? इसको कम कहेंगे कंजेशन। सो कुछ ड्रग्स के यूज़ करने के बाद जो कि डिकंजेस्टेंट होते हैं, जो उस कंजेशन को ख़त्म करते हैं, अगर स्वेलिंग हो गई,
फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉर्मल एयरवे एंड दिस इज़ स्वेल्ट एयरवे, जहाँ पे म्यूकस भी यहाँ पे आ गया। सो दिस डायमीटर इज़ लार्जर देन दिस वन, ओके। सो यहाँ पे एयर आराम से पास करेगी, जबकि यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस पेश आएगी, ठीक है। तो इस कंजेस्टेंस को जो ख़त्म करने वाले ड्रग्स होते हैं उसको हम कहेंगे डिकंजेस्टेंट, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो रिबाउंड कंजेशन कॉज करते हैं, मींस कि वो ठीक तो कर देते हैं उस टाइम पे, लेकिन आफ्टर लॉन्ग थेरेपी दे कॉज रिबाउंड कंजेशन, वो उसको और ज़्यादा कर देते हैं। दिस इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्फा एगोनिस्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन विल डिस्कस इन अदर लेक्चर। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा ये आपसे पूछेगा नहीं, बट हो सकता है पूछ भी ले, और अगर ना भी पूछे तो पैथो वगैरह में आपके काम आ जाएगा। सो दिस इज़ करेक्टराइज बाई थ्री सिम्टम्स एक्चुअली, और 3 करेक्टरिस्टिक्स। अस्थमा की 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, एयरवे वॉल इन्फ्लेमेशन होती है, म्यूकस हाइपर, इसको रट्टा कर लो समझो। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, एयरवे वॉल की इन्फ्लेमेशन होगी, और म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन होगी। जब ये तीनों करेक्टर्स किसी पेशेंट में प्रेजेंट हो तो वो क्या हो, वो अस्थमेटिक पेशेंट होता है। अच्छा, इसकी जो अस्थमेटिक अटैक के सीक्वेंस होते हैं, दिस इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट बट आई विल जस्ट रिवाइज फॉर यू पीपल। नंबर फर्स्ट फेज इज़ सेंसिटाइजेशन फेज। फर्स्ट एक्सपोजर किसी एलर्जिन को हो गया इस बंदे का, तो बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन। अब हमने पढ़ा कि अस्थमा इज़ एलर्जिक डिसऑर्डर, तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स के कनेक्टेड एंटीबॉडी होती है IgE। सो बी lymphocytes will start producing IgE antibodies. This is called sensitization phase. Number 2 is IgE binding. This immunoglobulin E will coat mast cell and basophil in airway. ये आके मास्ट सेल के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, इसकी कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब मास्ट सेल का क्या वो काम है? मास्ट सेल रिलीज़ करता है इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को, और जब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ होंगे तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे? इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, और वो इन्फ्लेमेशन फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और अस्थमा को कॉज करते हैं। तो अब क्या हो गया, IgE आके मास्ट सेल को कोट कर गया। अब फर्स्ट एक्सपोजर पे तो कोई सिम्टम आने नहीं लग गए, मीन कि फर्स्ट एक्सपोजर पे कोई सिम्टम नहीं आए, लेकिन जब री एक्सपोजर टू एंटीजन होगा, सेम एंटीजन जिसके ख़िलाफ़ बी लिम्फोसाइट ने IgE बनाए थे, उस एंटीजन को दोबारा से एक्सपोज हो गया वो पेशेंट, तो क्या होगा? एंटीजन क्रॉस लिंक्स IgE ऑन मास्ट सेल। इन दोनों का IgE जो कि एंटीबॉडी थी, और मास्ट सेल जिसके साथ ये कनेक्टेड हुआ था, इधर क्रॉस लिंक हुआ था, कोटिंग हुआ था, एंटीजन आके उनको क्रॉस लिंक करेगा। अब क्रॉस लिंकिंग हो गया, फिर क्या होगा? मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। मास्ट सेल क्या करेगा? ये रप्चर कर जाएगा, और यहाँ से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो है ना वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? अर्ली रिस्पॉन्स। दिस विल बी फ्रॉम 0 to 30 मिनट्स, जिसमें होंगे ब्रोंकोस्पैज्म, वासोडाइलेशन एंड म्यूकस सिक्रीशन। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इज़ ड्यू टू रिजल्ट ऑफ व्हाट? ब्रोंकोस्पैज्म, ठीक है, और म्यूकस हाइपर सिक्रीशन। 2 बातें यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब क्या होगा? लेट रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी सेल रिक्रूटमेंट। अब जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने यहाँ पे रिस्पॉन्स शो किया था, उनकी रिक्रूटमेंट और बढ़ जाएगी यहाँ पे, एंड दैट विल लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं, उसमें स्कार्स बनते हैं, इसमें फाइब्रोसिस होती है, उनमें एंजियोजेनेसिस होता है, इसमें उसकी चेंजेस आती है टिश्यू में, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो ख़राब हो जाता है, जैसे कि हाइपरट्रॉपी हो जाती है, स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉपी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, फाइब्रोसिस या स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, या एंजियोजेनेसिस मीन के, और न्यू ब्लड वेसल्स बन जाती है उधर पे। इन सब को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स। हाँ, अस्थमा रिस्पॉन्स में ये अब केटजन का है, आई थिंक सो। दीज ऑल आर गिवन इन केटजन। ये लेपनकॉट में नहीं है ये चीज़ें, ये केटजन से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को।
but these are important for understanding the respiratory drugs, so that's why I'm teaching you. 2 phases कहते हैं कि अस्थमा के रिस्पॉन्स क्या होते हैं, एक अर्ली फेज़ होता है, एक लेट फेज़ होता है. कुछ ड्रग्स अर्ली फेज़ को टारगेट करते हैं, कुछ ड्रग्स लेट फेज़ को टारगेट करते हैं, और कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो इन दोनों फेजेस को टारगेट करते हैं. आपने एंटी कैंसर में पढ़ा था ना, कुछ G0 फेज़ को कुछ M फेज़ को टारगेट करते थे, कुछ G1 फेज़ को टारगेट करते थे, कुछ और फेजेस को टारगेट करते थे, ठीक है, कुछ रेस्टिंग फेज को टारगेट करते थे. तो इस तरह इस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी है. कुछ ड्रग्स अर्ली फेज़ को टारगेट करेंगे, कुछ लेट फेज़ को टारगेट करेंगे. अर्ली फेज इट फ्रॉम 0 to 30 मिनट्स. यहाँ पे मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होगी, मीन की मास्ट सेल रिलीज़ करेगा हिस्टामिन या LTC4 या PDG2 प्रोस्टाग्लैंडिन etc. और दीज इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स विल कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन प्लस वासोडाइलेशन, ठीक है, ये चीज़ें कॉज करेंगे यहाँ पर. तो अगर हम कोई ड्रग ऐसा इंट्रोड्यूस करें जो कि मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन यानी कि रिलीज़ ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को रोक ले, उसको ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा, अस्थमा के सिम्टम्स नहीं आएंगे. लेट फेज इज़ फ्रॉम 2 to 8 hours. दिस इज़ कॉज्ड बाय यूसिनोफिल, टी लिम्फोसाइट, जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, उनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी. एंड दीज विल कॉज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लीड्स टू ब्रोंको कंस्ट्रक्शन. सो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि इस न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट को क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं. कौन से ड्रग्स है जो अर्ली फेज को टारगेट करते हैं, उसमें है β2 एगोनिस्ट, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट एंड थियोफाइलिन. आगे हम पढ़ेंगे ये सब. लेट फेज को टारगेट करने वाले ड्रग्स होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोनों को वैसे टारगेट कर लेते हैं, इनके फॉर्म होते हैं डिफरेंट. ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स और क्रोमोलिन, ओमालिजुमाब जिसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिक्स, ये है बायोलॉजिक, इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं ओमालिजुमाब को, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा, अब ये डिफरेंस वाला टेबल इंपॉर्टेंट है कि अस्थमा और COPD में डिफरेंस है क्या. दोनों रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, दोनों एयरवेज के डिसऑर्डर हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है. अस्थमा का हमने पढ़ा कि दिस इज़ रिवर्सिबल, जबकि COPD इज़ इरिवर्सिबल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. यहाँ पे ये रिवर्सिबल होगी, एपिसोडिक होगी, जबकि COPD एपिसोडिक नहीं होगी, ये इरिवर्सिबल. चाइल्डहुड में भी आता है क्योंकि ये इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर है, बट दिस इज़ कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म स्मोकिंग और long term exposure to dust particles. This is caused by IgE and this is caused by smoking and air pollution. Airway inflammation is due to eosinophil, but COPD में न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस और T cells क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक है. स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे रिवर्सिबल है, यहाँ पे परमानेंट या इरिवर्सिबल है, ठीक है. यहाँ पे अस्थमा अच्छा रिस्पॉन्स करता है स्टीरॉइड्स को, ICS को, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं उनको अच्छी तरह रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि COPD रिस्पॉन्स नहीं करता. जो फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम था वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, जबकि यहाँ पे COPD के केस में इम्प्रूव नहीं करेगा. इसकी जो मेन ब्रोंकोडाइलेटर है वो शॉर्ट एक्टिंग β2 एगोनिस्ट है, जबकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं COPD में, जिसमें होता है लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग β2 एगोनिस्ट, ये दोनों देते हैं. फर्स्ट लाइन कंट्रोलर क्या है, ICS. अगर सिनेरियो आ जाए कि फर्स्ट लाइन कंट्रोलर इन अस्थमा, आपको दे कि एक पेशेंट है जो कि अस्थमेटिक अटैक में आया, तो उसको सबसे पहले क्या देना चाहिए, तो आपने देना है ICS, जबकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं. ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ ये जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आनी इसकी. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन करेंगे और ये टेबल करेंगे, उसके बाद हम 2-3 क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह.